ओके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जनरल मीटिंग्स की फर्स्ट क्लास है ये। आपको मैंने बताया था वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर मीटिंग्स। मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीटिंग्स से अगर क्वेश्चंस आए तो कम से कम, देखो वैसे तो आएंगे ही, कम से कम 10-12 नंबर तो आता ही आता है और ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो मीटिंग्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई देखो फिक्स्ड वेटेज नहीं होता। जब अपन सीएस के अंदर पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे किसी भी चैप्टर का कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं है। जैसे 11th-12th में आपने पढ़ाई करी थी तो चैप्टर्स की वेटेज हुआ करते थे कि चैप्टर 10 नंबर का है, 8 नंबर का है, ऐसे 15 नंबर का है, बुक से देगा, बुक से देगा। यहाँ पे बुक्स का सेग्रीगेशन कर रखा है, पार्ट का सेग्रीगेशन कर रखा है कि हमने फर्स्ट पार्ट 60 का दे दिया, सेकंड पार्ट 40 मार्क्स का दे दिया, बट उसके अलावा यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है। मतलब चैप्टर जो है वो 15 का देना चाहे 15 का देंगे, 20 का देना चाहे 20 का देंगे, 12 का देना चाहे 12 का देंगे। बट समवेयर मीटिंग्स जो है, ये चैप्टर जो है, नाना करके भी आप मान के चलो समवेयर ये करीब 15 से 20 के बीच में आ ही जाता है। ओके, चालू कर रहे हैं मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स बोलते हैं। जनरल मीटिंग्स का मतलब है जहां पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग्स होती है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। समझ रहे हो? तो यानी कि शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती है उसे क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? जनरल मीटिंग्स कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब जनरल मीटिंग्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ सेक्शंस देखेंगे, जिसमें हम लोग कौन कौन से सेक्शन देखने वाले हैं? 96, 97, 98, 99, 100 से लेकर हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 121 तक देखने वाले हैं। आप देख रहे हो? ठीक है, 100 वो हम लोग यहाँ पे 96 सेक्शन से लेकर 121 सेक्शन तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को हम लोग को ठीक है याद करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ही आपका क्या आएगा, एक जो चैप्टर आएगा आपका बोर्ड मीटिंग्स, वो भी समवेयर इसी से रिलेटेड होता है। डायरेक्टर्स के बारे में कहीं ना कहीं इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो ये चैप्टर जो है वो पार्ट बी वाले का एक तरीके से बेस तैयार करता है। उसके अंदर हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पुराने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होती है। तो अगर ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो कई सारे चैप्टर्स आप लोग, ठीक है, मतलब इन डेप्थ हो जाएंगे। कई सारे चैप्टर्स का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर्स मीटिंग्स होती क्या है, मीटिंग्स क्या होती है, ठीक है, कितनी तरीके की मीटिंग्स होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सुनो, अब जब हम बात करते हैं मेंबर्स की मीटिंग्स के बारे में, मेंबर्स मीटिंग्स के बारे में, अब मेंबर मीटिंग सुनना आपको। मेंबर्स का मतलब क्या होता है याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी मेंबर्स का एक मतलब समझाने की कोशिश करी थी कि याद है, शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। देखो होता ये है कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जिनके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। जिनके पास सिर्फ शेयर्स हैं, ठीक है, वो शेयर होल्डर। पर जिसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड है वो मेंबर बन जाता है कंपनी का। क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। तो मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क क्या होता है? वैसे तो मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है, बट जहां पे अगर लॉ ने बोला है कि नहीं मेंबर और शेयर होल्डर अलग है तो हमें इसको अलग अज्यूम करना पड़ेगा। कब अलग अज्यूम करना पड़ता है कि मान लो मेरे पास सिर्फ शेयर्स है और मेरे नाम पे अभी तक कंपनी ने शेयर्स नहीं करे, तो मैं सिर्फ शेयर होल्डर कहलाऊंगा, मैं मेंबर नहीं कहला सकता। समझ गए? बट अगर कंपनी ने मेरे नाम पे शेयर्स रजिस्टर्ड कर दिए हैं कि ये 5000 शेयर्स दीक्षा बंटवारे के नाम पे है, तो मैं कंपनी का क्या बन जाऊंगा? मैं कंपनी का मेंबर भी कहलाऊंगा। मेंबर वो बनता है जिसका कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर नाम आ जाता है। याद करने की कोशिश करो, पिछले चैप्टर डिविडेंड्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर जब कंपनी क्लोज करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज करती है। याद आई बातें? मैंने आपको समझाया था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज किया जाता है, उसके अंदर जिसका नाम आता है वो कंपनी का क्या बन जाता है? वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, मेंबर बन जाता है, और उसी को क्या किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। मेंबर मीटिंग्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है मेंबर की मीटिंग्स? दो तरीके की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग होती है। दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन सी होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके की मीटिंग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहली होती है एजीएम, दूसरी होती है ईजीएम। पहली होती है एजीएम, दूसरी होती है ईजीएम। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी होती है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होती है एजीएम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एजीएम जो होती है
उसका मतलब क्या होता है, और ईजीएम जो होती है उसका मतलब क्या होता है। देखो आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है जब आपको एजीएम और ईजीएम ढंग से समझ आ जाता है। आधा चैप्टर मैंने ये नहीं कहा कि नोट्स के हिसाब से खत्म हो जाएगा, बट समवेयर आधे चैप्टर की आपको सब कुछ ठीक है नॉलेज मिल जाती है जब आप एजीएम और ईजीएम को अच्छे से स्टडी कर लेते हो। तो एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जब हम बात करते हैं एजीएम के बारे में, किसके बारे में, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एजीएम फर्स्ट, एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट। अब एनुअल जनरल मीटिंग होती क्या है, कंपनी को साल में एक बार एक ऐसी मीटिंग बुलानी पड़ती है जो कि कंपल्सरी है बाय द लॉ, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है जो कि कंपल्सरी कर रखी है लॉ में। लॉ बोलता है कि चार ऐसी बातें हैं जिसका डिस्कशन करने के लिए आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। वो चार कौन कौन सी बातें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो चार बातें हैं जिसके डिस्कशन के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ती है, वो चार बातें कौन कौन सी होती है वो सुनो। सबसे पहला होता है ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना, जो भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं पूरे साल भर में जो भी कंपनी ने काम किया है उसको डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया जाता है सबसे पहले तो। दूसरा बोलता है डिविडेंड को डिक्लेयर करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। ये चार ऐसी बातें होती है जो हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, और एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद कंपनी को ये बातें डिस्कस करनी पड़ती है। दिस इज कंपल्सरी व्हिच एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड और सपोज्ड टू डू। जो भी कंपनी है, भले वो प्राइवेट कंपनी हो, भले वो पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी वो कंपनीज होती है जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मेंबरशिप की कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों मेंबर्स हो जाए किसी भी कोई दिक्कत नहीं होती। पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है मार्केट में, प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी जो हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, डजंट मेक डिफरेंस, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। दूसरी अपन बात करते हैं ईजीएम के बारे में। तो ईजीएम बुलाना कंपल्सरी नहीं होगा, बट ईजीएम की रिक्वायरमेंट्स है। मतलब अगर कोई ऐसा कोई मैटर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है, और वी कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट एजीएम, जिसके लिए हम एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते, जिसके बारे में डिसीजन लेना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, उस कंडीशन में कंपनी इन अ बेटर वे कंपनी क्या करेगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लेगी, और वो मीटिंग बुला के शेयर होल्डर से उसके लिए रेजोल्यूशन पास करवा दिया जाएगा, मतलब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले ली जाएगी। सो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एजीएम? एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग व्हिच अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉल एनुअली टू डिस्कस सर्टेन मैटर्स। और ईजीएम के ऊपर कोई देयर इज नो स्पेसिफिक मैटर फॉर एन ईजीएम। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉल ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कब बुलाएगी कंपनी? whenever it is required, whenever company requires approval of shareholders, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेगी। वापस आते हैं इधर। A company is required to hold meeting of the members to take approval of certain business items as prescribed in the act। तो कुछ बिजनेस आइटम्स हैं जिनके लिए हमें पूछना पड़ता है। देखो वैसे तो इन जनरल कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास अप्रूवल होती है, मतलब कंपनी क्या करती है, सुनो ढंग से। कंपनी जब बनती है तो उसका एक मेमोरेंडम बनता है। क्या बनता है? कंपनी का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब कंपनी का स्कोप, कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम करेगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कितनी कैपिटल होगी। तो जो कंपनी का स्कोप होता है कि कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, तो उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं उसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का मेमोरेंडम है, कंपनी का स्कोप है। तो एसोसिएशन मतलब कंपनी, और कंपनी का मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट कंपनी के इंटरनल पावर्स क्या होगी, डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होगी, शेयर होल्डर्स की उनको अप्रूवल कब तक नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं खुद से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो वैसे तो कंपनी को चलाने की जो पावर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखी है। किसमें दे रखी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखी है। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बता देता है कि डायरेक्टर्स के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो दिस इज स्पेसिफिकली गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बट दिक्कत यह है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने भी उस पर्टिकुलर बात के लिए कुछ नहीं बोला, या वहां पे पावर नहीं दी, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझे? बात समझ आई कि भैया आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स टू टेक अप्रूवल ऑफ सर्टेन बिजनेस आइटम्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। द मीटिंग टू बी हेल्ड एनुअली। ये मीटिंग कब बुलाई जाएगी? एनुअली बुलाई जाएगी। ठीक है, अगर तो उसको फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ सर्टेन ऑर्डिनरी बिजनेस। ये ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? याद है मैंने भी आपको चार बातें बताई।
चार बातें बताई मैंने आपको, कौन कौन सी चार बातें बताई याद है? डायरेक्टर्स को बोला सबसे पहले कौन सा? हाँ भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना। ये चार कौन से हो गए? ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो दीज फोर आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस कहां डिस्कस किया जाता है? एजीएम के अंदर। तो एजीएम के अंदर जो बिजनेस डिस्कस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस। ये चार जो बातें होती हैं इसको कहते ही ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहते हैं इसे? ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। इन चार के अलावा अगर कोई भी बात होगी तो उसे ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहा जाएगा उसे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये चार बातें यार, ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब स्पेशल बिजनेस। क्या बोलेंगे उसे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल बिजनेस। A meeting to be held to transact any business other than ordinary business। ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस करने के अलावा कोई भी मीटिंग बुलाई तो वो ईजीएम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इन सर्टेन केसेस कंपनी में हैव टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स। अब ये एक अलग चीज है। देखो ये क्या है? क्लास मीटिंग होती है। क्लास मीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इन लोगों को शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आने की इतना कोई परमिशन नहीं होती है। होता यह है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर मान लो हमने उनको कई सालों से डिविडेंड नहीं दिया तो उनकी हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। डिबेंचर होल्डर्स हैं, कल को हमने उनको इंटरेस्ट पे नहीं करा तो हमको उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको रीपेमेंट नहीं दिया, कंपनी की हालत खराब कर दी तो हमें उनको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो ये बोलता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पे हमें स्पेसिफिक लोगों की मीटिंग बुलाना पड़ता है। क्या करता है? स्पेसिफिक लोगों की मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो स्पेसिफिक लोगों की मीटिंग जब हम बुलाते हैं तो उसे कहते हैं क्लास मीटिंग। उस क्लास मीटिंग के अंदर सिर्फ उसी टाइप के लोग आएंगे, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक डिबेंचर होल्डर्स, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके अलावा वहां पर और कोई प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको कहते हैं क्लास मीटिंग। क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग। मतलब वैसे तो दो मीटिंग्स ही होती है, एजीएम और ईजीएम, बट अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के जो होल्डर्स हैं, मतलब जैसे डिबेंचर होल्डर हो गए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, उनके अगर राइट्स को हम लोग छेड़ते हैं, उनके अगर राइट्स अप डाउन होते हैं, चेंज होते हैं, उनकी पावर्स कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें उनकी अप्रूवल चाहिए होती है, हमें उनकी स्पेसिफिक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। और उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी क्लास मीटिंग। क्या कहेंगे उसे? क्लास मीटिंग। तो क्लास ऑफ मेंबर्स को अगर आप बुलाते हो, पर्टिकुलर क्लास के लोगों को बुलाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मीटिंग कहते हैं। चालू करेंगे चैप्टर सबसे पहले किससे? एनुअल जनरल मीटिंग से। किससे? एनुअल जनरल मीटिंग से। एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96। सेक्शन कौन सा इसका? सेक्शन 96 है इसका एनुअल जनरल मीटिंग का। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है सुनना। इसके नोट्स मैंने आपको वैसे तो भेज रखे है ना। एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट। एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट होता है वेयर मेंबर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के लोग मिलके, ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक्टिविटीज को डिस्कस कर सकते हैं। सेक्शन 96 प्रोवाइड्स दैट every company other than one person company is required to hold an annual general meeting every year। सिर्फ एक ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को छोड़ के बाकी सब लोगों को क्या करना पड़ता है? मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। सारी कंपनीज, लाइक प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, कोई सी भी कंपनी हो, उसको एक एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। सर वन पर्सन कंपनी में रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? सुनो, वन पर्सन, एक ही बंदा है, रोज ही उसकी एजीएम हो जाएगी। मतलब अपने आप में अकेला एजीएम बैठा के क्या करेगा? अपने आप से डिस्कस करेगा क्या? सोच के देखो यार। तो उसके लिए तो एजीएम डेली है, उसको थोड़ी एजीएम बुलानी पड़ेगा। हाँ, खुद ही के ऑफिस से नोटिस हो जा रहा है, खुद ही के घर पे, और वहां पे नोटिस ले, ओ नोटिस आया एजीएम का, नाइस नाइस नाइस। खुद ही रेडी होके जा रहा है, खुद ही वहां पे बोल रहा है, खुद ही वहां पे सुन रहा है। तो देखो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। और क्या बकवास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पर्सन के अलावा जितनी भी कंपनीज होती है सबको क्या करना पड़ता है? एक एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। SS2 आया, इसके ऊपर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 आया, वो क्या बोलता है देखना। Secretarial Standard 2 provides that the board shall every year convene or authorize convening of a meeting of its members called as the annual general meeting to transact items of ordinary business
specifically required to be transacted at an AGM as well as special business if any. If the board fails to convene the AGM in any year, members of the company may approach the prescribed authority, which may then direct the calling of AGM of the company. Following are the key provisions regarding the holding of an AGM. ये बोलता है कि हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो मेंबर्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। क्या ऑर्गेनाइज करे? मेंबर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, कन्वेंट करे। ठीक है, मीटिंग को बुलाया जाए। क्या बुलाया जाए? मीटिंग को बुलाया जाए। कन्वेंट करना मतलब मीटिंग को बुलाना, कन्वेंट करना मतलब मीटिंग को कॉल करना। कॉलिंग अ मीटिंग इज कॉल्ड एज कन्वेनिंग अ मीटिंग। Authorize convening of meeting to its members called as AGM to transact ordinary business. Ordinary business को डिस्कस करने के लिए चार ordinary business होते हैं, आपको बताएं, चार बार बता चुका हूं ordinary business कौन कौन से होते हैं। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड डिक्लेयर, डायरेक्टर ऑडिट। ठीक है, तो इसके अलावा एजीएम के अंदर स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो सकता है, किसी और मैटर पर हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। सारी बातें एक साथ ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सारी बातें डिस्कस कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर नहीं बुलाते हैं एजीएम, तो जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों ने एजीएम बुलाई नहीं है, तो प्लीज आप लोग एजीएम कॉल करो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मीटिंग बुला नहीं पाते, दे fail to call the AGM, then shareholders, members, ठीक है, they may call themselves a AGM। वो लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बोल के AGM बुलवा सकते हैं। समझ गए क्या? ओके फाइन। तो की प्रोविजंस क्या क्या है AGM के, देखना। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। AGM should be held once in each calendar year. Once in each calendar year. समझे क्या बोला? हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक एजीएम बुलानी पड़ेगी। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जन टू 31 दिसंबर। तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर एक एजीएम तो बुलानी पड़ेगी ही पड़ेगी हर कैलेंडर ईयर के अंदर। नॉट इन फाइनेंशियल ईयर, इन एवरी कैलेंडर ईयर यू शुड कॉल एन एजीएम। समझ गए क्या? ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं कॉल हुई चलेगा, ठीक है, बट किस में हो जानी चाहिए? कैलेंडर ईयर में हो जानी चाहिए। समझ गए क्या? तो हर कैलेंडर ईयर के अंदर आपको क्या करनी है? एक एजीएम बुलानी है। एजीएम के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो इसमें यही लिखना है, कैलेंडर ईयर के अंदर एजीएम बुलानी पड़ेगी। First AGM should be held within 9 months from the closing of the first financial year. Hence, it is not necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation. ये बोलता है फर्स्ट एजीएम सिर्फ पहली मीटिंग है, तो पहली मीटिंग के अंदर हम आपको माफ करेंगे या आपको एक बेटर रास्ता दे देंगे, इजी कर देंगे चीज आपके लिए। दूसरी मीटिंग से ये सब बंद हो जाएगा। पहली मीटिंग में हमने आपके लिए क्या किया? हमने आपको बोला कि आप मीटिंग जो है वो 9 मंथ्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दो, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर। किसके? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर। So it should be held within 9 months of the end of the या closing of the financial year। तो जैसे एक कंपनी है चालू हुई कब? एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट करा है कंपनी ने बिजनेस अपना कब? एक कंपनी ने अपना बिजनेस चालू करा है 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को। इसके फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च। इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2020 को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2020 को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। समझ गए? तो 31 मार्च 2020 को इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। यहां तक समझ आया मैंने क्या बोला? तो भाई फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर एंड। अब आगे की कहानी सुनना। 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 को इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने टाइम के अंदर अंदर बोला मैंने? इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर, कितने टाइम के अंदर अंदर? 9 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है? अपनी एजीएम ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करनी है? एजीएम ऑर्गेनाइज करनी है। यानी कि 31 मार्च से 9 मंथ्स कितने होते हैं? 31 मार्च से 9 मंथ्स होते हैं 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक इसको क्या करनी है? अपनी एजीएम ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। कब तक ऑर्गेनाइज करनी है एजीएम ऑर्गेनाइज?
31st ऑफ, समझ आ गया, 31st ऑफ दिसंबर तक इसको एजीएम ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब देखो इसमें आगे लिखा है सब्सिक्वेंट एजीएम ऑफ द कंपनी, सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, इट शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब देखो मैंने कहा था ना, सिर्फ फर्स्ट एजीएम के अंदर आपको ज्यादा क्या करी जाती है, ज्यादा टाइम दिया जाता है। सेकंड एजीएम से वही टाइम सब कुछ खत्म हो गया। तो फर्स्ट एजीएम के अंदर आपको हमने टाइम कितना दिया है? फर्स्ट एजीएम के अंदर हमने आपको टाइम दिया कितने मंथ्स का? फर्स्ट एजीएम के अंदर हमने आपको टाइम दिया है 9 मंथ्स का, और फिर सेकंड एजीएम से हमने क्या कर दिया, टाइम खत्म करके 6 मंथ्स का ही कर दिया है, तो 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो सेकंड एजीएम से ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 मंथ्स का हो गया। यानी कि अगर आपकी जो जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, और उससे 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 6 मंथ्स हो गए 30 सितंबर, तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। यहां पे क्या होगी? यहां पे लास्ट डेट है 31 दिसंबर पहले साल के लिए, और यहां से क्या है? 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ कॉलिंग एजीएम। एजीएम बुलाने की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। दूसरे साल से, ये साल से। हाँ, नेक्स्ट ईयर से। कैसे? आपने एक साल नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 9 मंथ दिए जाते हैं, फिर जो सेकंड एजीएम बुलाओगे तो उसमें 6 मंथ का ही टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ के अंदर दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आता है द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। तो जो गैप होगा ना वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कोई एजीएम कॉल करी, और एजीएम मैंने कॉल कर दी मान लो 31 मार्च के बाद 30 मई को, 31 मई को मैंने कॉल कर दी। कब कॉल कर दी? 31 मई 2019 को मेरी कोई प्रीवियस ईयर में एजीएम कॉल हुई थी। इसमें 15 महीने जोड़ दो, 15 मंथ्स जोड़ने के बाद डेट क्या आती है? 15 मंथ्स को ऐड करने के बाद जो डेट आती है वो होती है मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि होती है 31 अगस्त 2020। ये 31 अगस्त 2020 से पहले आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, भले ही गवर्नमेंट ने आपको, सरकार ने आपको टाइम दे रखा है कितने का? 30 सितंबर तक का, बट दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो अगर आपने लास्ट एजीएम 31 मई को बुलाई है तो नेक्स्ट एजीएम आपको 31 अगस्त से पहले पहले कॉल करनी पड़ेगी, बिकॉज टू एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। 3 पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ठीक है, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट बोलता है कि गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। बोलो किसी को डाउट है क्या? तक यहां तक आगे तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, ये जो 6 मंथ्स वाला था ना, इसमें एक बार ही वाला था। 6 मंथ्स वाला? यार आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, और 31 मार्च को जैसे आपका साल खत्म हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एजीएम बुलाना है। तो 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 6 मंथ्स का मतलब हो गया आपका 30 सितंबर तक। फिर आपने तो ये कहा था ना कि पूरे साल में एक बार बुलानी। हाँ, तो पूरे साल में एक बार बुला तो ली, हो तो गया। ये कैलेंडर ईयर के अंदर तो हुआ, हर कैलेंडर ईयर में बुला रहे ना अपन। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 मंथ्स तक, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, तो कैलेंडर ईयर के अंदर हो गया ना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में तो आपने बुलाई नहीं भाई। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही तो बुलाएंगे, जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो हम बुला सकते हैं एजीएम। समझ गए? यस। ओके। Additionally, for listed entities, as per SEBI Allodiya Regulation 2015, provided that for the top 100 companies, listed companies by market capitalization, determined on 31st March every financial year, shall hold AGM within a period of 5 months from the date of closing of the financial year. One person company is exempt from holding AGM. देखो यार, अब यहाँ पे क्या कौन आया? सेबी आया। कौन आया? सेबी। सेबी आगे क्या बोलता है? सेबी आगे बोलता है, सुनो, सेबी बोलता है कि सुनो, अगर आप टॉप लिस्टेड कंपनीज हो, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी हो, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी किसके हिसाब से? मार्केट कैप के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप मतलब देखो होता क्या है, मार्केट कैप जितनी बड़ी कंपनी बड़ी कैसे होती है?
टॉप 100 कंपनीज मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मतलब आपने कितने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रखे हैं, आपके कितने शेयर्स मार्केट में है, इश्यूड है, इनटू करंट मार्केट प्राइस, इनटू करंट मार्केट प्राइस, इनटू करंट मार्केट प्राइस। मतलब क्या हुआ इसका, इसका हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, उसकी करंट मार्केट प्राइसेस होती है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, उसके 300 करोड़ शेयर्स है मार्केट में। कितने शेयर्स है उसके, 300 करोड़ शेयर्स है मार्केट में, और एक शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपए। एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 100 रुपए। तो उसका मार्केट कैप हो गया 30,000 करोड़। कितने 30,000 करोड़ का। समझ गए क्या। अब जैसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का मार्केट कैप है करीब 10 लाख करोड़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का है, वही सेम। एचडीएफसी, एचडीएफसी का टोटल पूरा का पूरा एचडीएफसी ग्रुप का 16 लाख करोड़ का है। तो ये सब क्या है, ये सब टॉप 100 कंपनीज के अंदर आते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मतलब शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उनकी क्या प्राइस चल रही है, उनको जोड़ दो, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाता है। समझ गए। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब कौन है, टॉप 100 कंपनीज के अंदर आता है। इनको क्या करना होता है, इनके ऊपर सेबी की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सेबी बोलता है कि सुनो भाई, तुम लोग जो है ना, तुम बाकी लोगों से 1 महीना पहले अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दो, इससे ज्यादा लेट मत करो, मार्केट को तुम अफेक्ट कर देते हो। बाकी लोग फिर धीरे धीरे अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तुम सीधे आके मार्केट को क्रैश कर दोगे अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई गड़बड़ आ गई। तो तुम ना कोशिश करो 1 महीने पहले ही कर लो। क्या कर लो, 1 महीने पहले ही तुम इस तरीके से कंटिन्यू कर लेना, तो तुम्हारी मीटिंग्स क्या है, जल्दी होगी। तो क्या बोलता है देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिटरमाइंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च में डिटरमाइन करेंगे कौन टॉप 100 कंपनीज है, किसी कोई ऊपर नीचे हो सकती है। shall hold their AGM within a period of 5 months from the close of the financial year। मतलब उनको 5 महीने के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी पड़ती है। समझ गए क्या, कितने के अंदर अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो बाकी लोगों को बोल रखा है 6 मंथ्स, पहली कंपनी को बोल रखा है, मतलब जो नई कंपनी उसको 9 मंथ्स, सेकंड कंपनी को 6 मंथ्स, और क्या बोलता है सेकंड मीटिंग से 6 मंथ्स। और अगर कौन है, टॉप 100 कंपनी है, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, तो क्या कितना टाइम दे देते हैं हम, कितना टाइम दे दिया, 5 मंथ्स। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। अब आगे बोलता है लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम दैट इज सब्सिक्वेंट एजीएम। ये बोलता है एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बता दिया। नॉट मोर देन 15 मंथ्स का गैप नहीं हो सकता, बता दिया। इन अदर वर्ड्स एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 15 मंथ्स ऑफ द लास्ट एजीएम, एजीएम इज टू बी हेल्ड इन एवरी कैलेंडर ईयर। ये तो बता चुका हूं, ठीक है, समझ गए। The 3 limits given above are separate and cumulative। ये जो 3 लिमिट जो दे रखी है ना ऊपर, क्या क्या 3 लिमिट, 6 महीने में, 15 महीने के अंदर का, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं, 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर बुलानी है पहली बार, कैलेंडर ईयर में बुलानी है दूसरी बार, और 6 मंथ्स में बुलानी है, कैलेंडर मंथ में बुलानी है, कैलेंडर ईयर में बुलानी है, 15 महीने से ज्यादा का गैप, ये 3 9 मंथ्स को साइड में कर दो यार, क्योंकि 9 मंथ्स तो पहली मीटिंग के अंदर ही है। अगर फर्स्ट एजीएम है तो फर्स्ट एजीएम के बीच में वो गैप कहां से आएगा यार, वो इतनी बातें वहां पे रेलेवेंट नहीं होती। फर्स्ट इस न्यू और साइड में करो से, सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर बुलानी है, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, और हर कैलेंडर ईयर में बुलानी है। ये तीनों चीजें एक साथ क्या होगी, सेपरेट है, और एक साथ अप्लाई होगी। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ देम वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अगर एक भी फॉलो नहीं हुई तो ऑफेंस हो जाएगा। यानी कि अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये कंपनी ने अपनी मीटिंग मान लो मई के अंदर बुला ली, अप्रैल में बुला ली, तो अगली मीटिंग जो है 15 महीने काउंट कर लेना। ये मत बोलना कि 6 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, भैया 6 मंथ्स का टाइम है, कैलेंडर ईयर भी पूरा हो रहा है, बट क्या पूरा नहीं हो रहा है, तीसरी कंडीशन 15 महीने वाली, वो भी साथ में पूरा होना जरूरी है। समझ गए, वो पूरी नहीं हो रही तो गड़बड़ करी आपने, तो वो भी साथ में पूरी होनी जरूरी है। जैसे एग्जांपल देते हैं, A company was incorporated on 10th December 2018। 10 दिसंबर 2018 को एक कंपनी बनी। चलो एक एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना, देखना। अब एक कंपनी है,
उसने लास्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, मान लेते हैं 30th ऑफ अप्रैल को, 30th ऑफ अप्रैल 2019 में उसने अपनी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। ओके, मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई। अब वो 3 कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं मीटिंग कब तक बुलानी है। पहली मीटिंग, अब नेक्स्ट जो मीटिंग बुलाएंगे वो कैलेंडर ईयर के अंदर। तो कैलेंडर ईयर के अंदर का मतलब क्या हो गया, अप्रैल तो गया, ये तो गई, ये तो मीटिंग हो गई, नेक्स्ट ईयर बुलानी है। तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बुला सकते हैं, यस और नो, बोलो। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपका 31 मार्च 2020 को। तो उसके हिसाब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर बुलाना है, यानी कि 30 सितंबर 2020 तक बुलाना है। बोलो भाई, 30 सितंबर 2020 तक बुलाना है। और तीसरी कंडीशन, 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो 30 अप्रैल के बाद 15 महीने जोड़ दो इसमें। तो अप्रैल या मई जून जुलाई, यानी कि डेट आ रही है 31 जुलाई 2020। अब आप इसमें से देख लेना, पहली है 31 दिसंबर, दूसरी है 30 सितंबर और तीसरी है 31 जुलाई, whichever is earlier। इस दिन अपने को मीटिंग बुलानी है। तो अगर आप इस दिन मीटिंग बुलाते हो तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये 15 महीने वाली भी होगी, इसने कहा था 6 मंथ्स के अंदर अंदर बुलानी है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर भी बुला ली। और ये बोलता है कैलेंडर ईयर में बुलानी, तो कैलेंडर ईयर में बुला ली। बट तीनों में से अगर ये कंडीशन पूरी ना करके इन दोनों को पूरा करा तो ये सरपास हो गया और ये सरपास हो गया, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। तो तीनों कंडीशंस को साथ में कंप्लाई करने का मतलब, तीनों में से whichever is लोअर जो डेट आ रही है उसको कंप्लाई कर लो, तीनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंप्लाई हो जाएगी। बोलो, समझे कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया? देखो, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई 10 दिसंबर 2018। फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट कंपनी विल एंड ऑन 31 मार्च 2019। सबको पता है 31 मार्च 2019 को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ये बोलता है therefore the last date of holding the first AGM will be 31st December। सबको पता है 9 मंथ्स के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी है, पहली मीटिंग है ना, तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर बुलानी है। On the other hand, if company was incorporated on 10th April 2018, अगर कंपनी 2018 में थी, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसका 31 मार्च को खत्म हो जाता, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम होती है इसके लिए 31 दिसंबर 2019। डन, 31 मार्च 31 दिसंबर 2019। In this manner, almost 21 months are elapsed between the date of incorporation and the date of first AGM। Date of incorporation और date of first AGM के बीच में 21 महीने का गैप आ रहा है। मतलब देखना, वापस समझाता हूँ आपको क्या करेगा। लैप्स मतलब क्या है? हाँ, लैप्स मतलब क्या है? तो देखो क्या दे रखा था, अब ये देखो क्या होता है। अगर एक कंपनी 10 अप्रैल 2018 को बनी, कब बनी, 10 अप्रैल 2018 को बनी, उसकी मीटिंग कब होगी, उसकी उसकी जो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 का एंड होगा, और उसके हिसाब से उसको मीटिंग कब तक बुलानी है, 31 दिसंबर तक बुलानी है। तो बोलता है इन दिस मैनर ऑलमोस्ट 21 मंथ्स elapsed between the date of incorporation and the date of first AGM। फर्स्ट AGM और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बीच में कितना गैप आ गया, कितना गैप आ गया, 21 महीने का गैप आ गया। इन दिस केस the company need not hold any AGM in the year of its incorporation, that is 2018। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे कंपनी को अपने ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कंपनी को अपने ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर मीटिंग बुलाने की, मतलब 2018 में मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी। ये फर्स्ट एजीएम के केस में ही छूट मिलती है आपको, समझ गए? तो फर्स्ट एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, बट इन सब्सिक्वेंट मीटिंग्स आपको एजीएम बुलानी पड़ेगी। सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको एजीएम बुलानी पड़ेगी। समझ आ गई क्या बात? आगे दे रखा है, समझे कि नहीं समझे? ये एक्सेप्शन समझ आ गया फर्स्ट एजीएम वाला। आगे दे रखा है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम क्या बोलता है कि एजीएम के वैलिडिटी पीरियड अपन बढ़ा सकते हैं, कैसे, क्या, वो सुनना। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम बोलता है in case it is not possible for a company to hold an AGM within the prescribed time, the registrar may for any special reason extend the time which may any AGM shall be held. Such extension can be for a period of not exceeding 3 months. No such extension of the time shall be granted by the registrar for the holding of first AGM।
ये बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो फर्स्ट एजीएम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई किसी एक्सेप्शनल रीजन की वजह से, वो सॉरी सेकंड एजीएम या कोई भी एजीएम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती किसी एक्सेप्शनल रीजन की वजह से। जैसे लास्ट मोमेंट डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, अब कंपनी मीटिंग कॉल नहीं कर सकती, चेयरमैन की डेथ हो गई नहीं कर सकती, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में मीटिंग को एक्सटेंड करने का टाइम पीरियड अलाउ करा जाता है, 3 मंथ तक का एक्सटेंशन हो सकता है। यानी कि अगर आपकी मीटिंग का जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर, कब है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, लाइक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 3 मंथ तक का, तो 31 दिसंबर कर दी लास्ट डेट, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, आरओसी जो होता है, वो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक का। बट एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करा जा सकता किसी भी कंडीशन में, और वो भी फर्स्ट एजीएम के केस में तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। किसके केस में एक्सटेंशन हो नहीं सकता, फर्स्ट एजीएम के केस में तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन। समझे कि नहीं, बात समझ आई क्या बोला मैंने? तो क्या बोलता है ये, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ एजीएम के एक्सटेंशन हो सकता है, यस, कितने मंथ से, 3 मंथ से। कौन सी मीटिंग के केस में, सेकंड मीटिंग के केस में, सेकंड या सब्सिक्वेंट मीटिंग के केस में, फर्स्ट एजीएम के केस में नहीं हो सकता। कौन कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। समझ गए, कौन कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कर सकता है। बोलो समझे कि नहीं? आगे समझ में आता है? नेक्स्ट दे रखा है, टेस्ट योर नॉलेज, एक क्वेश्चन देखते हैं। द गैप बिटवीन टू एजीएम कैन नेवर एक्सीड 15 मंथ। कमेंट, दो एजीएम के बीच में गैप कभी 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। बोलो सही है क्या? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, gap of not more than 15 months shall elapse between the two date of one AGM of the company and that of the other another year। तो एक साल और दूसरी साल के एजीएम के अंदर 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोविजन द रजिस्ट्रार मे बाय स्पेशल रीजन, बट रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, स्पेशल रीजन की वजह से एक्सटेंड द टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ विद इन व्हिच एजीएम other than the first AGM shall be held for a period not exceeding 3 months। 3 महीने का टाइम बढ़ा सकता है एक फर्स्ट एजीएम के अलावा दूसरी एजीएम के अंदर। The company may apply to the registrar for extension of for holding AGM, justifying it as a special reason। The registrar may, after considering it as a special reason, extend time frame within which AGM shall be held, which shall be a period not exceeding 3 months। ये बोलता है कि हाँ भाई 3 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, चलेगा। Accordingly, the gap between two AGM shall not elapse the period of 15 months unless the registrar for a special reason has extended the time for holding AGM। Such extension shall not be more than 3 months। ये बोलता है कि भाई अब आप समझो बात को कि अगर रजिस्ट्रार ने टाइम बढ़ाया तो ठीक है, इसके अलावा किसी और रीजन की वजह से दो एजीएम के बीच में 15 महीने का गैप नहीं हो सकता, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। बट अगर एक्सेप्शनल केस है तो उस कंडीशन में 15 महीने से ज्यादा का गैप हो सकता है, वो भी सिर्फ तब जब रजिस्ट्रार ने टाइम एक्सटेंड करा है कितने महीने से, 3 मंथ से। बोलो समझे कि यहां तक समझ आ गया तो आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम। कब बुलाएंगे, कहां बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। डेट टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम। एन एजीएम कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। याद रखना एजीएम का टाइम फिक्स है, बिजनेस आवर्स में बुलानी है, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में। समझ गए, एजीएम कॉल होनी चाहिए ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। सिर्फ नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हो सकता है, पब्लिक हॉलिडे हो सकता है, नेशनल हॉलिडे नहीं होगा। क्या हो सकता है, पब्लिक हॉलिडे हो सकता है, नेशनल हॉलिडे नहीं होगा। मतलब एजीएम संडे को बुला सकते हैं, यस, एजीएम सैटरडे बुलाओ, संडे बुलाओ, कभी बुलाओ, बट वो क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलिडे मतलब सिंपल सी बात है, नेशनल हॉलिडे का मतलब, ठीक है, जैसे अपना 26 जनवरी, 15 अगस्त, यही होते हैं नेशनल हॉलिडे। समझ गए। इसके अलावा बाकी सारे दिन क्या होते हैं अपने पब्लिक हॉलिडेज में, तो दिवाली दिवाली क्या होते हैं, पब्लिक हॉलिडेज के अंदर काउंट होते हैं, नेशनल हॉलिडेज के अंदर काउंट नहीं होते। समझ गए क्या? ये बोलता है कि नेशनल हॉलिडेज के अलावा आप कभी भी बुला सकते हो। कहां पे बुलाओगे, इट शुड बी हेल्ड ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के ऑफिस में होगी, और एट सम अदर प्लेस विद इन व्हिच द सिटी टाउन और विलेज इन व्हिच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। या तो आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुलाओ मीटिंग, कहां बुलाओगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, कंपनी के ऑफिस के अंदर ही अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। या बोलता है कंपनी का ऑफिस छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो उस सिटी, उस टाउन, उस विलेज में जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है वहां पे बुला लेना आप। समझ गए क्या? ठीक है। जैसे अगर जयपुर में कोई ऑफिस है तो जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में अपनी मीटिंग बुला ली, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास ऑफिस में इतनी स्पेस नहीं है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम दीस प्रोविजन सब्जेक्ट टू कंडीशन। कोई बड़ी कंपनी है, गांव के अंदर नहीं आ सकते लोग,
मान लो कोई कंपनी है, गांव के अंदर उसने अपना रजिस्टर ऑफिस बना रखा है, वहां लोग नहीं आ सकते, तो उस कंडीशन में उसने क्या किया, उस कंडीशन में उसने नियर बाय जो शहर था, सिटी थी, वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी, तो दैट विल बी ओके, समझ गए, वो कर सकता है, वो इस तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है, बट उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो क्या बोलता है, मीटिंग कितने बजे से कितने बजे होगी? 9 AM से 6 PM के बीच में ऑर्गेनाइज करनी है आपको मीटिंग। मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज, नेशनल हॉलिडे पर नहीं हो सकती, कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है? रजिस्टर ऑफिस में, या रजिस्टर ऑफिस में जगह नहीं है तो विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज आप ऑर्गेनाइज करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है आपको इसकी कंडीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जाम कर सकती है। AGM of an unlisted company, unlisted company समझते हैं, जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है मार्केट में, शेयर्स खरीद बेच नहीं सकते हैं, may be held at any place in India if consent is given in writing by the electronic mode by all the members in advance। अगर सारे के सारे मेंबर्स ने एडवांस में नोटिस दे दिया, मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जयपुर बेस्ड एक कंपनी है, उसने मुंबई में जाके, जयपुर बेस्ड लोग हैं, उन्होंने मुंबई में जाके कंपनी चालू की। कंपनी कौन है? अनलिस्टेड है। कंपनी कौन है? अनलिस्टेड है। और उसके मेजर मेंबर्स रहते कहाँ हैं? जयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं उसके मेजर मेंबर्स? जयपुर में रहते हैं। तो सारे के सारे मेंबर्स ने लिख के दे दिया आपको मीटिंग जयपुर में ऑर्गेनाइज कर दो, तो जयपुर में ऑर्गेनाइज कर देंगे, समझ गए क्या? अगर मेंबर्स बोल देते हैं अनलिस्टेड कंपनी के कि हाँ मीटिंग आप जयपुर में ऑर्गेनाइज कर दो, तो जयपुर में ऑर्गेनाइज कर दो, बट वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? अनलिस्टेड होनी चाहिए। और सारे के सारे मेंबर्स से कंसेंट कौन देगा? मेंबर्स देंगे, ऑल दी मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स को भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंसेंट देंगे। अगर उन्होंने सारे के सारे मेंबर्स ने कंसेंट दे दी तो ही होगा, एक ने मना कर दिया तो नहीं हो सकता। बोले नहीं यार मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो मुंबई रहूंगा, बोले ठीक है मुंबई ऑर्गेनाइज करो, समझ गए? तो एक भी बंदे ने अगर मना कर दिया तो नहीं हो सकता, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल हॉलिडे का मतलब क्या होता है? फॉर दिस पर्पस मींस एंड इंक्लूड्स द डेट डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस दिन को नेशनल हॉलिडे बोल रखा है उसको ही नेशनल हॉलिडे अपन मानेंगे, उसी को मानेंगे, वही होता है नेशनल हॉलिडे। और क्या इसमें दे रखा है? डिक्लेयर्ड एज पब्लिक नेशनल हॉलिडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू SS2। नेशनल हॉलिडे मींस रिपब्लिक डे दैट इज 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे दैट इज 15 ऑगस्ट, गांधी जयंती दैट इज 2 अक्टूबर, या अदर कोई दिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो उसको नेशनल हॉलिडे माना जाएगा। क्या क्या देखा अपन ने? एजीएम। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो बिजनेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा चार बिजनेस के अलावा जो भी आप डिस्कस करोगे उसको स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी चाहिए। फर्स्ट अगर एजीएम है तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर हेड हो जाएगी, फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेकंड एजीएम है तो इट शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि अगर वो कैलेंडर मंथ के कैलेंडर ईयर के अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा कोई गैप नहीं कर सकता। However, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या कर सकती है? आपका टाइम पीरियड 3 दिन से एक्सटेंड कर सकती है। फर्स्ट एजीएम फर्स्ट ईयर में नहीं हो रही तो चलेगा, ठीक है, बट वो सेकंड कैलेंडर मंथ में हो सकती है, समझ गए? ओके, और तीनों में से whichever is earlier जो होता है उसके अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है? मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। हाँ, सेबी एनओडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से क्या होता है? 5 महीने के अंदर अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जानी चाहिए। 6 मंथ्स की जगह टाइम कितना हो गया? 5 मंथ्स हो गया। किस केस में? टॉप 100 कंपनीज के लिए, ठीक है। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एन एजीएम, ठीक है, आप कब बुला सकते हो? ऑन अ डे व्हिच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे चलेगा, नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, 9 to 6 का टाइम दे रखा है इसका, इस टाइम पे जो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कहां पे होगी, प्लेस क्या है भाई? डेट नॉट अ नेशनल हॉलिडे, टाइम 9 to 6, प्लेस, ठीक है, ऑन अ प्लेस व्हिच इज रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी या फिर विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज। बट अगर सारे के सारे मेंबर्स बोल देते हैं, ठीक है, किसमें? अनलिस्टेड कंपनी के केस में। किसमें? अनलिस्टेड कंपनी के केस में सारे के सारे मेंबर्स को बोल देने की कोई दिक्कत नहीं है। हम सब दूसरे सिटी में आ जाएंगे तो दूसरे सिटी में विद इन एनी प्लेस इन इंडिया यू कैन ऑर्गेनाइज योर मीटिंग। बोलो समझेगी? डन, ठीक है, आज इतना ही करेंगे।